वेलकम टू एनर्जी साइंस क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर फिजन। पहले तो जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो समझा है, ठीक है, और कि जो हमारे हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनमें जिनका मास नंबर हाई होता है, ऐसे न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है वो प्रोटॉन्स के नंबर से ज़्यादा होता है। तो इस कारण से जो न्यूक्लियस होता है हमारा, हाई मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे अनस्टेबल होते हैं। बिकॉज ये हमने एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में एक पेयरिंग टर्म देखी थी जो कि ये स्पेसिफाई करती है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर, बट इफ देयर नंबर इज वेरिंग, that is if protons is higher than neutrons then also there is instability, and if neutron is higher than protons then also there is instability. So in the case of heavy nucleus with high mass number, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे प्रोटॉन से ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस में जब हम कोई न्यूट्रॉन बाहर से बम्बार्ड करें तो उस न्यूट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए ये न्यूक्लियस डिस्टॉर्ट हो जाता है, अपनी शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है और फिर ये अगली स्टेज में डम्बेल शेप का होता है। और डम्बेल शेप के बाद फिर ये टू लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है या ब्रेक करता है, जो कि पेरेंट न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इस प्रोसेस में ये पार्टिकल्स को एमिट करता है। ये पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको इसलिए एमिट किया जाता है ताकि ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये स्टेबिलिटी अटेन कर सके। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये जो एक्सिस में न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये एमिट कर देता है, ठीक है, बिकॉज ये उसकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में हैं तो ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे गामा रेडिएशन को एमिट करके। तो इस प्रकार से गामा रेडिएशन भी इस प्रोसेस में एमिट होता है जो कि खतरनाक होता है एंड इज वेरी हार्मफुल, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जब कोई हैवियर न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट करता है by emitting neutrons, by emitting some radioactive products with enormous amount of energy, ठीक है। और उस प्रोसेस में बहुत enormous amount of energy emit होती है, तो उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, राइट। So have you understand the reason of why this fission happens? Because the nucleus is unstable. Heavy nucleus are unstable, and in such case जब when you are bombarding a neutron from outside, so it will accommodate this neutron, जो ये बाहर से आ रहा है इसको accommodate करेगा, और accommodate करने के लिए ये अपनी शेप को डिस्टॉर्ट करेगा, फिर ये डम्बल शेप में चेंज होगा और डम्बल शेप के बाद ये लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा जो कि पेरेंट न्यूक्लियाई से ज़्यादा स्टेबल होंगे, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये न्यूट्रॉन्स को एमिट करेंगे जो एक्सिस में है इनके पास। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में है तो ये ग्राउंड स्टेट में पहुंचते हुए गामा रेडिएशंस को भी इसके साथ एमिट करते हैं। तो इस प्रकार से एक हैवी न्यूक्लियस जो है दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर रहा है विद रिलीज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। तो आमतौर पे जो न्यूक्लियर फिजन दिखाते हैं, ठीक है, दे आर यूरेनियम। तो यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, वन इज 92 यूरेनियम 235 and another one is 92 uranium 238, right। तो इसमें 92 यूरेनियम 235 ही केवल फिजनेबल होता है, जबकि 92 यूरेनियम 238 फिजनेबल नहीं होता है। 92 यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में हम चेंज करते हैं और उसके बाद वो फिजनेबल होता है, राइट। तो यही इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो दोनों आइसोटोप्स में फिजनेबल आइसोटोप है वो 92 यूरेनियम 235 है, जो प्राकृतिक रूप से 92 यूरेनियम 238 के कंपैरिजन में कम होता है, वेरी वेरी लेस स्मॉल होता है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हमें जो है जो और होता है यूरेनियम का उसमें 92 यूरेनियम 235 को एनरिच करना पड़ता है, एंड दैट इज नोन एज फ्यूल एनरिचमेंट।
जिसकी हम आगे बात करेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, राइट। तो इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन हो रहा है वो है कि जब 92 यूरेनियम 235 पर हम एक न्यूट्रॉन 235 के न्यूक्लियस पर हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, तो वो न्यूक्लियस दो स्टेबल न्यूक्लियाई में जो लाइटर हैं उनमें स्प्लिट कर जाता है। वन इज 56 बेरियम 142 एंड अनदर इज 36 क्रिप्टॉन 91। और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी एक फिजन पर एमिट होती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अरबों करोड़ों फिजन्स होंगे तो करोड़ों से जब आप इस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड ऑन द फिजन ऑफ 92 यूरेनियम 235। नाउ ये जो हमारा 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं हमारे 3 यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड होकर उनको फिजन करेंगे। तो इस तरह से हमारे 392 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई जो हैं वो 3 न्यूट्रॉनों से दोबारा फिजन होंगे, उनसे फिर हमारे 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और वो 3 न्यूट्रॉन्स इस तरह हम देख रहे हैं कि 392 यूरेनियम 235 के न्यूक्लियाई से हमारे टोटल 9 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये 9 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 992 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई को फ्यूजन करेंगे, जिससे कि हमारे 27 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जो फर्दर 27 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई को फ्यूजन करेंगे। तो इस प्रोसेस को, जो कि एक चेन की तरह से कंटिन्यूअसली बिल्डअप हो रहा है, उसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन का एक चेन रिएक्शन फॉलो हो रहा है, राइट। और इसको अगर आप कंट्रोल्ड कर लेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और अगर आप इसको अनकंट्रोल्ड छोड़ेंगे तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर फिजन। तो अगर इसमें आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई शुड मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।